नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्विक रिवीजन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत। और अगर अभी तक आपने आधुनिक भारत के पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। क्विक रिवीजन सीरीज में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं कम समय में, ताकि जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो सके क्लास। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। ये सीरीज आपकी परीक्षा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं वो आपके पास्ट ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं और पूरी संभावना है कि आने वाली परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो एक बार इस सीरीज को जरूर देखिए क्लास। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं क्लास। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करें आप लोग। और अगर इस बुक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, वो कौन सी घटना थी? रॉलेट एक्ट का बनना। क्लास, रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। भारत में जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको रोकने के लिए रॉलेट एक्ट आया। यहाँ पर मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पे किसी भी तरीके की अपील आप नहीं कर सकते थे, दलील नहीं कर सकते थे, ठीक है, और किसी वकील को हायर नहीं कर सकते थे। अगर इनको लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि आप सस्पेक्ट हैं, ठीक है, अगर इनको आप पे डाउट हुआ तो ये आपका कॉलर पकड़ के आपको जेल के अंदर बंद कर सकते थे। आप किसी भी तरीके की अपील नहीं कर सकते थे, यहाँ पर अपने पॉइंट को नहीं रख सकते थे। तो इसी वजह से इसको काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह आया, ठीक है, और रॉलेट सत्याग्रह जब आया उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग कत्ले आम हुआ था कहां पर? अमृतसर में। आप सभी को पता है जलियांवाले बाग में, जहां पर निहत्थे लोगों पर जनरल डार द्वारा गोलियां चला दी गई थी, मतलब गोलियों से उन्हें पूरी तरीके से भून दिया गया था। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। किस लिए? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है क्लास, ये चीज याद रखिएगा, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो उस समय बैसाखी का दिन भी था, तो बहुत लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको की पता भी नहीं था कि इस समय रॉलेट एक्ट लागू हुआ है, या इस समय ऐसा कानून आया है कि जहां पर लोगों की गैदरिंग अलाउड नहीं है सरकार द्वारा। तो बहुत लोग उस जलियांवाले बाग हत्याकांड में ऐसे मारे गए जो कि मासूम थे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड था। यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में बहुत लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। ठीक है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। इसी तरीके से शंकरन नायर थे जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन दे दिया था। तो दोनों याद रखिएगा, क्यों? जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, वह जिसने विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया, वह जलियांवाला बाग
जनसंहार था। याद रखिएगा, नाइटहुड सर की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। किसने? शंकरन नायर ने। सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, कि आप देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इंस्पेक्ट करने के लिए। जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ था किससे? मैंने आपको बताया, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला था। किसके द्वारा इनको मार दिया गया था? उधम सिंह ने इनको मार दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसे? महात्मा गांधी को। याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो भारत का वाइसरॉय उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और आप सभी को पता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आता है। वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषित किया है, वह कौन सी घटना थी? वह जलियांवाला बाग नरसंहार था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था किसके द्वारा हुआ था? खिलाफत आंदोलन स्टार्ट शौकत अली मोहम्मद अली द्वारा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वही उत्तर होगा आपका। मैंने आपको पहले भी बोला है, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, प्रश्न सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे, तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य देख लीजिए। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। ठीक है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। किससे? तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ठीक है। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ये कौन था? वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, आपको पता है महात्मा गांधी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट करें। ठीक है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? असहयोग खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी किसने? हकीम अजमल खान ने। क्लास ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, परीक्षा में पूछे गए हैं तो याद रखिएगा। किसने त्यागी थी? हकीम अजमल खान ने। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे, वो कौन थे? वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद तथा M.A. जिन्ना में से महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी किसने? अभी आपने देखा M.A. जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था कि आप मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह कौन था? वह थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, यहाँ पर क्या है? स्वामी श्रद्धानंद है। थोड़ा कट गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। किसने नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। ठीक है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी कहां पर? वह हुई थी खिलाफत कमेटी की जो सभा हुई थी वो कहां पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, इस मसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिंसन कि इस कथन का संबंध जिस घटना से है वह कौन सी घटना है? वह खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्योंकि दो बहुत बड़े मूवमेंट खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी है। तो इसी पर एचिंसन ने कहा है कि हम भिड़ा नहीं पाए इस समय, तो ये इन्होंने खिलाफत और असहयोग आंदोलन के लिए कहा था। वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा थी खिलाफत आंदोलन की 1921 में। वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन
में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था किसने? CR दास ने किया था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था कब? 1920 में। गांधी जी महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो वह असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन में दिया था कि मैं 1 साल के भीतर आप लोगों को स्वराज दिलाऊंगा। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक की थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। ठीक है, ये सभी स्टेटमेंट जो है वो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। असहयोग मतलब नॉन कॉर्पोरेशन, मतलब हम किसी भी तरीके का सहयोग नहीं देंगे ब्रिटिशर्स को। ठीक है, हम बहिष्कार करेंगे, चीजों को बाइकआउट करेंगे। क्लास देखिए, कहीं ना कहीं जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, हम बाइकआउट की बात करते हैं, ठीक है, हम स्वराज की बात करते हैं, तो ये तो आपका पहले ही था। ठीक है, अब यही सब चीजें और एक और एक्सट्रीम उसमें लागू की जा रही है। यहाँ पर और चीजें हम देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? वह थी केसरे हिंद की उपाधि। तो याद रखिएगा किसने कौन सी उपाधि कब त्यागी, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछता है। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब त्यागी है? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने कब त्यागी है? असहयोग आंदोलन के समय। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। शंकरन नायर की जब हम बात करें तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया, कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। तो सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताते जा रहे हैं। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी किसने? चित्तरंजन दास ने, CR दास ने। और अभी आप देखेंगे CR दास आगे चल के स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को नहीं देख पाए, ये आपके कौन थे? ये आपके बाल गंगाधर तिलक थे। देखिए क्लास, जब मैंने आपको बताया था कि रॉयलेट एक्ट आया और रॉयलेट एक्ट के बाद रॉयलेट सत्याग्रह आया, तो ये आपका कौन सा समय चल रहा है? यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1916 में भारत में एक होम रूल लीग स्टैब्लिश हुई है ना, होम रूल मूवमेंट जिसको कि हम कहते हैं। ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, यहाँ पर बाद में आगे चल के एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो है और बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग जो है वो मर्ज कर जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में दोनों की होम रूल लीग अलग अलग होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर अगर एनी बेसेंट वाली होम रूल मूवमेंट की बात करते हैं, लीग की बात करते हैं, तो ये मद्रास, तमिलनाडु, और अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की तो इधर महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, इधर के रीजन्स में एक्टिव थी। ये सब चीजें आपको पता है, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया है। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया है, बाल गंगाधर तिलक का जब नाम आया तो मेरे दिमाग में आया कि एक बार पेपर में प्रश्न पूछा था कि महात्मा गांधी ने जब रॉयलेट सत्याग्रह किया तो इन्होंने होम रूल लीग के लोगों से कहा था कि आप रॉयलेट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करिए, उनसे अनुरोध किया था। तो ये एकदम ही सही स्टेटमेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट से रिलेटेड जो भी मेंबर्स थे, महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि रॉयलेट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करिए और रॉयलेट एक्ट का विरोध करिए शांतिपूर्वक ढंग से, सत्याग्रही के पद पर चल के। ठीक है, यहाँ पर देखिए राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, कहां से? छपरा से। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी 5 फरवरी 1922। अब 1920 में हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आ गया, असहयोग आंदोलन आ गया, महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया एक वर्ष के भीतर हम स्वराज गेन करेंगे। ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया गया था और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को हर कोई सपोर्ट कर रहा था, हर जगह बाइकआउट किया जा रहा था चीजों को। आप देखते हैं चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ऐसे ही बहुत लोग थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ी, कॉलेज छोड़े, स्कूल छोड़े, ठीक है, अपने जॉब छोड़ी।
किसके लिए? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए। लेकिन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? महात्मा गांधी द्वारा। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के दो मेन चीज क्या थे? ट्रुथ और नॉन वायलेंस। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे अहिंसा की बात महात्मा गांधी कह रहे, जैसे ही हिंसा होती है 5 फरवरी 1922 को, जब चौरी चौरा कांड होता है, जहां पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है और स्थिति अब बिगड़ने लगती है, तो महात्मा गांधी इसको वापस ले लेते हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को। यहाँ पर देखिए चौरी चौरा स्थित है कहां पर? गोरखपुर जनपद में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरा कांड के कारण। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी चौरी चौरा घटना के बाद। ये चीज याद रखिएगा, हिमालयन ब्लंडर। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहां पे थे? बारदौली में थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा क्लास। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था या समाप्त हुआ था कब? 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर मुंजे द्वारा किया गया था। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर डॉक्टर मुंजे का नाम याद रखेंगे आप, और साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे दिल्ली में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो समिति की जो बैठक थी, उसमें असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी की निंदा की गई थी। मतलब यहाँ पे डॉक्टर मुंजे और दिल्ली स्थान दोनों नाम याद रखेंगे। 1923 से 1928, ठीक है, 23 से 28। अच्छा, मैंने देखा कि एक स्टूडेंट ने लिखा है कि मैम आप डेट को हिंदी में पढ़ा करिए। ठीक है, तो क्लास कभी कभी फ्लो में 1923 से 28, 23 से 28 एक लैंग्वेज में बोल देते हैं, तो थोड़ा सा उस कष्ट के लिए मैं क्षमा चाहूंगी आप लोग से, अगर आप लोगों को दिक्कत होती है। नहीं तो स्क्रीन में लिखा रहता है, अगर नंबर सुनने में दिक्कत होती है तो एक बार पढ़ लिया करिए। ठीक है, 2 बार उस चीज को रिपीट करने में आपका समय बर्बाद होगा, लेकिन अब आने वाली क्लास में मैं प्रयास जरूर करूंगी। ठीक है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति मतलब रिवाइवल का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा था, यह निष्ठुर बर्बादी है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थानों में असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी। कौन कौन सी? काशी विद्यापीठ आपकी असहयोग आंदोलन के समय स्थापित की गई थी, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। मैंने आपको बता दिया है। चलिए यहाँ पर सही सुमेलित देखते हैं। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये आपका बिल्कुल सही है। अच्छा क्लास, 1885 की जब हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो चलिए कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। 1885 में आपका वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, जिसने कि क्या बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करे, सूक्ष्म लोगों की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। ये किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था? लॉर्ड डफरिन द्वारा। और उसी के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था, ठीक है, वो कहां पर हुआ था? पहली बैठक जो थी वो मुंबई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। पहले ये बैठक पुणे में होने वाली थी, जहां पर उस समय महामारी फैली थी। इस वजह से इस बैठक को फिर मुंबई में किया गया। इसमें पहले जो बैठक हुई थी उसमें कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया था? 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्लास यहाँ पर आप याद रख सकते बक मई बक नहीं, बक मई। ठीक है, बक मई और बक नहीं, ये क्या है? ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टार्टिंग के जो सेशंस हैं वो कहां पर हुए हैं? वो है जब हम बा की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बैठक जो है वो मुंबई में हुई है, जिसको कि प्रिसाइड किसने किया है? उमेश चंद्र बनर्जी ने किया है। दूसरी बैठक की बात करेंगे तो वो कोलकाता में हुई है, और उसको किसने प्रिसाइड किया है बताइए? दादा भाई नरोजी ने, जिसको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दी है। सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और
दादा भाई नौरोजी की ही कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया। पहले इंडियन नेशनल यूनियन नाम था, जिसको कि आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया, किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। फिर तीसरा जो है वो म से मद्रास में हुआ है, और मद्रास में किसने इसकी अध्यक्षता की थी? पहले मुस्लिम लीडर जो थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। फिर ई से आपका क्या हो गया? इलाहाबाद हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी, और ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। इसके बाद फिर मुंबई में होता है, फिर कोलकाता में होता है, फिर नागपुर में होता है, फिर इलाहाबाद में होता है। तो आप इस बकमई बकनई से याद रख सकते हैं। क्लास, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो पहली पारसी जिसने अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, अगर मुस्लिम का बात पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे। ठीक है, अगर यूरोपियन के बारे में पूछेगा तो जॉर्ज यूल हो जाएंगे। अगर महिला पूछेगा कि पहली महिला जिसने अध्यक्षता की थी तो वो 1917 में, और 1917-16 ये किसका समय चल रहा था? एनी बेसेंट का समय चल रहा था। तो 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, पहली महिला ने। अगर पूछेगा पहली भारतीय महिला ने तो आप बताएंगे 1925 में सरोजनी नायडू ने कानपुर में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में बना के रखिएगा। चलिए 1905 की बात करते हैं तो 1905 में क्या हुआ है? बंगाल का विभाजन हुआ है, और उस समय वाइसरॉय कौन था आपका? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ये सब पता है आपको। 1909 की बात करते हैं तो ये मौले मिंटो सुधार है, और यहाँ पर मैंने नहीं, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, पृथक निर्वाचन की बात की थी। और किसके लिए पृथक निर्वाचन की बात की थी? मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, 1930 की बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पर कुछ और डेट्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। 31 दिसंबर 1929 देखिए, दिसंबर 1929 में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, और लाहौर सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। लाहौर में रावी नदी के तट पे के किनारे जवाहरलाल नेहरू तिरंगा गाड़ते हैं और कहते हैं आज से पूर्ण स्वराज की मांग हम करते हैं। अब स्वराज हमको नहीं चाहिए, आज से पूर्ण स्वराज की मांग है हमारी, और आने वाले 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, ये भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है इसीलिए आगे चल के 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? बताइए, अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं ना। तो ये सब चीजें लिंक्ड है। ठीक है, पूरी तरीके से हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। 23 मार्च 1931 की बात करेंगे हम, तो इस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी मार्च दिसंबर 1931 में। फिर अगस्त 1920 की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ है। अप्रैल 1919 की बात करेंगे तो रॉलेट सत्याग्रह आया है। तो ईयर याद रखिएगा, इतना एक्यूरेट नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा पेपर में। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र किसने दिया था? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय। अब सोचो, CR दास ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक है, तो इन्हें कितना भरोसा था असहयोग आंदोलन पे। अब महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को जब वापस ले लिया तो ये बहुत निराश हुए। ठीक है, तब कुछ और लीडर्स जो थे, जो कि महात्मा गांधी से थोड़ा सा इन सब बातों से खफा हुए। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस दो हिस्सों में फिर एक तरीके से हम आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम कह सकते हैं बट गई, नो चेंजर्स में और प्रो चेंजर्स में। आप पढ़ेंगे जब पुस्तक डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स। नो चेंजर्स मतलब जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे जो हम बाइकॉट कर रहे थे चीजों को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, वकालत को, जो भी चीजें हम बाइकॉट कर रहे थे, हम उसको बाइकॉट करते हुए ही चलेंगे। ठीक है, भले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। लेकिन जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने कहा अब हम बाइकॉट नहीं करेंगे, अब हम अपनी पार्टी का गठन करेंगे और हम काउंसिल में जाएंगे और वहां पर पहुंचने के बाद हम अपनी बातों को रखेंगे। तो प्रो चेंजर्स में आपके मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये आपके मुख्य लीडर्स थे। और यही प्रो चेंजर्स, जैसे मैंने आपको बताया, मोतीलाल नेहरू और
सी आर दास, इन लोग ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत निराश हो गए थे असफलता, किसके असफलता के कारण, असहयोग आंदोलन की। अभी और डिस्कस करेंगे। स्वराज पार्टी के गठन किस असफलता, मतलब डैश की असफलता के बाद हुई, असहयोग आंदोलन की। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। ठीक है, श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल तथा सी राजा गोपालचारी में से इस दल में कौन नहीं था, वो आपकी श्री राजा गोपालचारी। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ठीक है, फिर एनसी केलकर तथा राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशबंधु नाम से हम किसे जानते हैं, चित्तरंजन दास को जानते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, सी आर दास द्वारा। आगे देखते हैं हम। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किया था, किसका, इंडियन लिबरल फेडरेशन का। ये भी याद रखिएगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, किसने लिया था, मदन मोहन मालवीय ने और मोतीलाल नेहरू ने। तो दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट पार्टी का निर्णय लिया था किसने, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन बने थे, ये थे विट्ठल भाई पटेल। याद रखिएगा क्लास, ये सारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, वो कौन थे, सेम वही प्रश्न जो मैंने आपको बताया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, 1927 में हुई थी, याद रखिएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया था वो क्या था, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था वो कौन थे, सर जॉन साइमन, जो कि अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन रखा गया। जिसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था वो कौन था, लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था कि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीयों को ना लिया जाए, और आपको पता है इस सजेशन ने कितना बड़ा विद्रोह कर दिया था। जब साइमन कमीशन भारत आया तो हर जगह नारा लग रहा था, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, और हर जगह काले झंडे दिखाए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन किस लिए आया, प्रशासनिक सुधार के विचार से आया है, और प्रशासनिक सुधार आप हमारा कर रहे हैं और हम भारतीयों को ही इसका हिस्सा नहीं बना रहे, तो ऐसा प्रशासनिक सुधार हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, दोनों ही सही है यहाँ पर ना, कि इसी वजह से इसका विरोध किया गया था, बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में सही है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि दी थी। ठीक है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। कब लाला लाजपत राय, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय लाहौर में, तब लाठीचार्ज हुआ जिसमें लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, और इसी के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। ठीक है, पंजाब केसरी की उपाधि से दी गई थी किसको, लाला लाजपत राय को। यहाँ पर देखिए अभिकथन 1928 में 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। ये दोनों ही आपके सही स्टेटमेंट हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, सही है। चलिए, नेहरू रिपोर्ट जो थी वो तैयार की गई थी किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा। क्लास आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं आपको ऐसे रिवाइज कराऊंगी। देखिए, घटनाओं को जैसे रिलेट करिए, वैसे एक अलग लेक्चर लिया जाएगा जिसमें आधुनिक भारत की पूरा एक ही साथ हम कवर करेंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको पूरा इवेंट कवर करा दूंगी, ताकि आपके दिमाग में ना ये एक मूवी की तरह बैठा रहे। रटने की जरूरत ना हो, रटने की जरूरत नहीं है। क्यों परेशान होते हैं लोग आधुनिक भारत से, मुझे नहीं समझ में आता है। अब यहाँ पर खुद सोचो, 1885 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। 1905 में जब हम आते हैं तो बंगाल का विभाजन होता है। 1907 में जब आप आएंगे तो सूरत स्प्लिट होगा, नरम दल और गरम दल में
कांग्रेस बट जाती है, ठीक है। फिर यहीं पर 1906 अगर आप इधर लिख लेंगे तो 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोगों को लगता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो तो आपकी हिंदू पार्टी है, ये मुस्लिम पार्टी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके दोस्त में बट जाती है। फिर अगर हम आगे चलेंगे तो 1909 में मौले मिंटो रिफॉर्म आता है, जिसमें कि पृथक निर्वाचन की बात करते हैं मुस्लिम के लिए, और एक तरीके से नए पाकिस्तान की नींव यहाँ रख दी गई है जब पृथक निर्वाचन की बात कर दी गई है। 1911-12 में जब हम आएंगे तो दिल्ली दरबार होता है, जिसको कि प्रिसाइड कौन करता है, लॉर्ड हार्डिंग करता है। इस समय कैपिटल आपकी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाती है, और क्या होता है, जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, जो विभाजन हुआ था बंगाल का, उसको रद्द भी कर दिया जाता है। फिर हम अगर आगे आएंगे क्लास यहाँ पर 1916 में, तो 1916 में आपका लखनऊ पैक्ट आया है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम और आपका मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जगह बैठती है, और 1916 ही वो वर्ष है जब होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है किसके द्वारा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। देखिए कितना आसान है सब। फिर 1917 अगर हम आएंगे इधर की तरफ, तो इधर आपका रॉलेट एक्ट आता है, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह होगा। और फिर 1919 आते आते, यही आपका पूरा टाइमलाइन चल रहा है, 1919 आते आते 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। फिर 1920 में हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आता है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्यों, जो भारत के जो मुस्लिम्स थे वो क्यों असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो वहां पर जो टर्की के खलीफा थे, जो टर्की के जो आपके रूलर थे, जिनको की मुस्लिम्स अपने खलीफा मानते थे, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, उनको वहां से हटा दिया गया। इन्हीं सब चीजों को देख के जो मुस्लिम्स हैं उनको मतलब बहुत कष्ट हुआ, और वो खिलाफत आंदोलन, इस आंदोलन में वो भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक धार्मिक कारण भी था, ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या नॉन असहयोग खिलाफत आंदोलन जिसको कि हम कहते हैं। यहाँ पर 1920 आ गया। फिर 1922 में क्या हो गया बताइए, चौरी चौरा कांड हो गया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। फिर 1923 आ गया, सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होगा, जब महात्मा गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे। और बताइए स्वराज पार्टी का गठन कौन करेगा, मोतीलाल नेहरू करेंगे, चित्तरंजन दास करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो स्वराज पार्टी है ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? चित्तरंजन दास जी की, सीआर दास जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और बाद में फिर मोतीलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। अब यही समय चल रहा है, 1927 आते आते आपने देखा साइमन कमीशन भारत में आया है। साइमन कमीशन का लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि कोई भी हिंदू इसमें नहीं, हिंदू नहीं, कोई भी इंडियन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट तैयार होगी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट में हम किसकी बात करते हैं, हम स्वराज की बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट में यहाँ पे प्रशासनिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर बोला गया कि भाई साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है, तो कि ब्रिटिशर ने बोल दिया, अरे भाई तुम लोग अगर इतने योग्य हो तो खुद एक रिपोर्ट तैयार कर लो तुम लोग, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। एक रिपोर्ट तैयार करके लेके आओ, एक पहले तुम लोग सहमति तो दिखाओ, इतना तुम लोग में कॉन्फ्लिक्ट है, सहमति दिखाओ, एक जगह बैठो, एक रिपोर्ट तैयार करो, हम इंप्लीमेंट करेंगे। ले लिया चैलेंज, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। मोतीलाल नेहरू ने जल्दी जल्दी रिपोर्ट तैयार कर दी, कह दी ये देखिए हमारी रिपोर्ट तैयार, और हमें स्वराज चाहिए, हमारी स्वराज हमारी मांग है। कुछ नए यंग लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा कि अरे क्यों आप स्वराज की मांग कर रहे हैं, हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो यंग लीडर से कहा गया कि अभी शांत रहो, पहले इसको देख लेते हैं, हम रिपोर्ट तैयार करके ले जाते हैं, अगर मान जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो तुम्हारी बात मानेंगे, हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो 1928 में जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के पहले नेहरू रिपोर्ट आपकी बनकर तैयार हो गई और उसको पेश कर दिया गया, तो ब्रिटिशर्स ऐसे हाथ बंद करके बैठ गए। उन्होंने एक साल तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। देखते देखते 1929 आ गया और लाहौर सेशन हुआ इंडियन
इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जिसमें कि यंग लीडर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब स्वराज की मांग नहीं, अब पूर्ण स्वराज की डिमांड है हमारी। हम पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, अब स्वराज वराज कुछ नहीं चाहिए, गया वो समय। ठीक है, इसी वजह से क्लास जब आपका क्रिप्स मिशन आएगा, अभी आगे चल के क्रिप्स मिशन आता है ना, तो एक प्रश्न पेपर में पूछता है कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है, एक ऐसा चेक जिसकी की तारीख कब की निकल गई। तो ये हमारे लीडर जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन में क्या कहा जाता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, और वो कहते हैं उसकी तारीख तो कब की निकल गई, अब तो हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, गया वो समय। तो ये पूरा अगर आप इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो हर चीज आपके दिमाग में बैठी रहेगी, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम एक क्लास में सब कवर कर लेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप चाहते हैं कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे इवेंट आपको स्टोरी की तरीके से बता दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजा गोपालचारी और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर तथा जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर्वप्रथम सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट अनुशंसा की गई थी। अल्पसंख्यकों के हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों के प्रावधान की बात की गई थी, तो हाँ की गई थी। और जो अल्पसंख्यक थे, जो आपके माइनॉरिटीज थे, उनके लिए रिजर्व स्थानों की बात भी की गई थी, रिजर्व सीट की बात भी की गई थी। यहाँ पर देखिए, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग ये किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। मैंने आपको बताया था ना, कुछ यंग लीडर्स अब क्या कह रहे हैं, स्वराज की बात नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, बहुत हो गया। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो मैंने आपको बताया ये किसके द्वारा, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था इनकी अध्यक्षता में। और इस रिपोर्ट का जो मेन विषय था वो था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, एक चैलेंज की तरह इन्होंने इसको लिया था। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, वो 1929 के दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इन्होंने 14 पॉइंट डिमांड रखी थी। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कहीं ना कहीं डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहे हैं। अब इनको क्या चाहिए था? इनको पूर्ण स्वराज चाहिए था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। ये किसने बोला था? ये मौलाना हजरत मोहानी ने बोला था। तो ये याद रखिएगा क्लास, ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा है। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मनाने का प्रस्ताव भी किसके द्वारा रखा गया था? हजरत मोहानी द्वारा। ठीक है, मौलाना हजरत मोहानी द्वारा। ये याद रखिएगा, संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित इन्होंने किया था। पूरी तरीके से विदेशी नियंत्रण से मुक्त की बात की थी इन्होंने। और किस अधिवेशन में? या अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था कब? 1929 में। ठीक है, जब हमने पूर्ण स्वराज की बात की लाहौर सेशन में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था कब? 1929 के सेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने आपको बता दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया था कब? 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी, तो जवाहरलाल नेहरू का सर्वप्रथम
ये वो था आपका, ये याद रखिएगा अधिवेशन, तो लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, क्योंकि 1929 आ गया है। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये सब हमने डिस्कस किया है। कार्यकारी कमेटी की सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था कब? लाहौर सत्र में। तो याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार, ठीक है, तो ये याद रखिएगा लाहौर सेशन में। गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दांडी मार्च में स्टार्ट हुआ था 1930 में 12 मार्च को, ठीक है। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ की थी कहां से? साबरमती से, ठीक है। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो ज्यादातर लोग कहां के थे? गुजरात के थे। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदौली कूच तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है नमक सत्याग्रह में, ठीक है, दांडी मार्च में, याद रखिएगा। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु, ठीक है, सॉल्ट टैक्स। अब आप खुद सोचिए, नमक एक ऐसी चीज थी जो हर घर में पाई जाती है, जिसमें कोई भेद नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, खाने में नमक हर कोई खाता है, ठीक है। और नमक हमें बहुत नेचुरली हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, समुद्र की पारी से नमक निकाला जाता था, लोग पहले ऐसे ही निकालते थे। आपने उस पे भी टैक्स लगा दिया। हाँ, जो तटीय स्थानों पे जो लोग रहते थे उनके लिए, नमक के लिए उनको पैसे नहीं देने थे क्लास, लेकिन आपने उस पे भी टैक्स लगा दिया। और नमक तो हर घर में है, हाँ, तो नमक का कर्ज हर जगह। तो नमक सत्याग्रह की जब बात करते हैं तो नमक कानून तोड़ने, जब ये पहुंचे तट पे तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? इन्होंने नमक, जब मार्च आपका खत्म हुआ तो गांधी जी ने नमक बनाया और कहा आज से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौते में से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में ही भारत में आता है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट तो बाद में है आपका, दांडी मार्च, और फिर यहाँ पे गांधी इरविन समझौता भी होगा आगे चल के। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चला गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो, नहीं, गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो, ये नहीं था, ठीक है, ये चीज नहीं थी। लेकिन हाँ, एक रीजन इसको बोला जा सकता है, यहाँ पर ए आपका सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। जो ये अत्याचार हो रहे थे हम पे, ठीक है, आप हर चीज पे टैक्स लगाए जा रहे हो, नमक जैसी एक छोटी सी चीज पे भी आपने टैक्स लगा दिया। अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो भी आपके ऐसे लॉज हैं जो कि गलत है, अब हम उनको ब्रेक करना शुरू करेंगे। देखिए एक चीज याद रखिए क्लास, असहयोग आंदोलन की जब हमने बात की थी तो हम किसी भी तरीके का सहयोग नहीं करेंगे, हम बायकॉट करेंगे, काउंसिल को बायकॉट करेंगे, ऑफिस को बायकॉट करेंगे, जो आपकी जो इंग्लिश यूनिवर्सिटीज है हम उसको बायकॉट करेंगे, हम स्वदेशी की बात करेंगे, हम खादी पहनेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम ब्रेक करेंगे रूल्स को। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है असहयोग, हम अपना सहयोग नहीं देंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या कहा कि मतलब सविनय अवज्ञा, हम पूरी तरीके से ब्रेक करेंगे लॉस को, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? गांधी जी से, जब गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ठीक है। साबरमती आश्रम से ये शुरू, समुची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी। ये चीज याद रखिएगा, 24 दिन में ये यात्रा पूरी हुई थी। लोग खादी का वस्त्र पहने महात्मा गांधी को कि दांडी मार्च में उनको ज्वाइन करते जा रहे थे। तो बोला जाता है ऐसा लग रहा था जैसे दूध की नदी बह रही है, ठीक है, इस तरीके से हर गांव से होते हुए ये नदी जा रही थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने लिया था।
महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावों के समय कहां पर थे? यरवदा जेल में थे। आपको पता है उस समय जब ये दांडी मार्च आपका हुआ उसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको यरवदा जेल में रखा गया था। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, वो कौन सा आंदोलन था? वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन थे? वो आपके वेब मिलर थे। पूछा गया प्रश्न है सब। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। किसकी देखरेख में? श्री राजा गोपालचारी के। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाला खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। ठीक है, पूछा जाता है कि रेड शर्ट आंदोलन या खुदाई खिदमतगार, ठीक है, तो ये याद रखिए। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष था। ठीक है, ये याद रखिएगा क्लास। यहाँ पर लाल कुर्ती, जिसको कि हम रेड शर्ट कह रहे हैं, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। अब देखिए, हम इनकार कर दे रहे हैं, हम मना कर दे रहे हैं आपके रूल्स को फॉलो करने के लिए। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? बताइए। खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, ये याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा है। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। जियातरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहां से? मणिपुर से। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, पटना की। कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात की जा रही है क्लास। ठीक है, आप किसी भी चीज को देखिए, ये चीज आज हमें समझना चाहिए कि हमें चीजों को ना, अगर आपको किसी भी चीज का विरोध करना है ना, तो विरोध इस तरीके से करिए कि चीजें एक कंस्ट्रक्टिव वे में हो। जैसे एक मिल है, ठीक है, मिल के वर्कर्स को विरोध करना है मालिक का, उनकी जो पे है, जो बोनस है, वो नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, कहेंगे नहीं, सब तोड़ फोड़ करेंगे, ये जलाएंगे, वो जलाएंगे, ये करेंगे, वो। ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, आप चीजों का विनाश कर रहे हो। लेकिन अब मिल है, मिल के वर्कर्स है, उन्हें एक कंस्ट्रक्टिव उसमें देखना है, तो उन्होंने क्या किया? जूते की फैक्ट्री, एक जूता बनाया, एक जूता नहीं बनाया। कहेंगे हम एक ही जूता बनाएंगे, जब आप हमारी मांगे पूरी करेंगे तभी दूसरा जूता बनेगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज का विनाश नहीं किया, किसी भी चीज को बर्बाद नहीं किया। और आज की पीढ़ी को ये चीज समझना चाहिए। ठीक है, हमें विरोध करने का पूरा अधिकार है, ठीक है, प्रोटेस्ट करने का हमें अधिकार है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए क्लास। आज भी किसी भी चीज को मास डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आम जनता फंसती है। ठीक है, आम जनता, हम और आप इससे इफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए हमेशा चीजें अगर आप करिए तो एक रचनात्मक ढंग से करिए। ठीक है, प्रदर्शन भी करिए। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। जब आपका पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा रहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है हम नहीं पार्टिसिपेट करने वाले। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब चल रहा होता है तो वहां पे पूछा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ है? भारत की जो मेन पार्टी है वो तो यहाँ पर हिस्सा ही नहीं ली है, और जब तक वो यहाँ पर नहीं बैठेगी हम किसी भी कंक्लूजन में नहीं आ सकते हैं। तो एक काम करो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, की भागीदारी सुनिश्चित करो। ठीक है, कि वहां के कोई लीडर आए और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और इस समय भारत में वाइसरॉय आपका इरविन था, तो इरविन को फोन घुमाया गया, कुछ भी करके इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे। तो अब होता है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को 1931 को हुआ समझौता गांधी इरविन समझौता कहलाता है। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया गया था वो कौन सा था? आपको पता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? तेज बहादुर सप्रू ने।
इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारूपित किया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यहाँ पे बोला गया कराची का जो 1931 का जो सेशन था, जिसको कि प्रिसाइड कर रहे थे कौन? वल्लभ भाई पटेल। वहां पर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का संकल्प किसके द्वारा पारूपित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, एससी बोस ने। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा। पहला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में क्या सही है? वर्ष 1930 में यह आयोजित हुई थी। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसमें ये एकदम सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। ये सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। लंदन में संपन्न हुआ गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पाल ने किया था। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया था, केटी पाल ने पार्टिसिपेट किया था, भीमराव अंबेडकर ने तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। प्रश्न पूछता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था? किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने, सरोजनी नायडू ने और मदन मोहन मालवीय ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ पर देखिए कथन कारण, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, जो कि गलत है। मैंने आपको बताया कौन कौन गए थे। महात्मा गांधी गए थे, सरोजनी नायडू गए थे और मदन मोहन मालवीय गए थे, ठीक है, गई थी बोलना चाहिए, सरोजनी नायडू गई थी, ठीक है। कारण, गांधी इरविन समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित किया था। ये एकदम सही है। गांधी इरविन पैक्ट के बाद ये डिसाइड किया गया था। गांधी जी की कुछ डिमांड्स थी जिनको फुलफिल किया गया था और उसके बाद डिसाइड किया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पे पॉज लगाया जाएगा और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहां पे ठहरे थे? तो वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। जिस पानी के जहाज से गए थे वो थी SS राजपुताना। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे। कहां से? लंदन से, ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था किसके द्वारा? रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा। कम्युनल अवार्ड की हम जो बात करते हैं, ठीक है। अगस्त 1932 के मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए बोला जा रहा था? अछूतों के लिए। तो अब 1909 में 1909 में आपने मौलिक मिंटो रिफॉर्म के थ्रू पृथक निर्वाचन की बात की थी मुस्लिम्स के लिए। तो यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू में तो आपने बहुत बड़ा ब्रेक कर दिया, मतलब दरार डाल दिया, ठीक है, और एक नींव रख दी पाकिस्तान की। अब आप फिर कम्युनल अवार्ड की बात कर रहे हो, आप पृथक निर्वाचन की बात कर रहे हो, किसके लिए? अछूतों के लिए। तो एक और नई नींव रख दो। तो अब महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं रहेंगे, ठीक है, इसीलिए वो आमरण अनशन पे बैठेंगे, कहेंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। अभी देखते हैं आगे। मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत मतलब कम्युनल अवार्ड ने पृथक निर्वाचन चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटों आवंटित की थी। किसके लिए? मुसलमानों के लिए, सिख के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था किसके विरोध में? कम्युनल अवार्ड के, ठीक है। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया था क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया कम्युनल अवार्ड के विरोध में, ठीक है। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना।
पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशाही कर दिया। उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो यहाँ पर दोनों ही सही है। देखिए क्लास, हुआ क्या था कि जब रैमसे मैकडोनाल्ड ने वहां पर कहा कि हम पृथक निर्वाचन की बात कर रहे हैं, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं अनटचेबल्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे अनुसूचित जातियों के लिए, तो गांधी जी ने कहा नहीं, हम आपकी ये मांग इस बार नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जब भारत ये लौटे तो गांधी जी तो जेल में बंद थे, तो यहाँ पर एक पैक्ट साइन हुआ जिसको कि कहते हैं पूना पैक्ट। बोला जाता है कि गांधी जी को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे और B.R. अम्बेडकर, इनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसमें कि ये डिसाइड किया गया कि हम पृथक निर्वाचन की बात नहीं करेंगे, हाँ हम कुछ सीटें जरूर रिजर्व करेंगे दलित्स के लिए। ठीक है, कुछ सीटें आपकी रिजर्व रहेगी, वो उन्हीं की सीट रहेगी, उस पर एक दलित ही बैठेगा, लेकिन पृथक निर्वाचन की मांग नहीं पूरी की जा सकती है। और यहाँ पे बोला जाता है कि ये कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं खाऊं पीऊंगा जब तक कि ये आपका खत्म नहीं होता है। तो गांधी जी की जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ता गया। तो B.R. अम्बेडकर से लोगों ने कहा कि आप कुछ करिए, हम लोग कुछ दूसरी एग्रीमेंट करते हैं। गांधी जी की हालत नाजुक होती जा रही है, तो बाद में पूना पैक्ट साइन होता है। श्री B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको कि हम पूना समझौता कहते हैं। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1924 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं B.R. अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया था। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, उनके जो समर्थक थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। यहाँ पे कम्युनल अवार्ड की घोषणा के पश्चात संपादित किया गया था पूना पैक्ट, पूना समझौता। B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, श्री राजा गोपालचारी तथा M.K. गांधी में से 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो हस्ताक्षर किसने किसने किया था ये याद रखिए। जो समझौता हुआ था वो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के मध्य हुआ था, लेकिन गांधी जी ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया था, साइन नहीं किया था, याद रखिएगा। साइन किसने किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने और श्री राजा गोपालचारी ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखते हैं हम। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ रखा गया, उसके आपके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके GD बिरला। ठीक है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? जिसको कि हम हरिजन सेवा संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। दलित वर्गों का संघ स्थापित किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, ये किसने ये स्टेटमेंट दिया था महात्मा गांधी के लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां, पटना में जो हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? 1934 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना क्लास, वो सोशल इश्यू के बारे में नहीं डिस्कस करती थी। ठीक है, जो भी नेशनल इश्यूज होते थे उसको वो डिस्कस करती थी। तो सोशल इश्यूज पे कांग्रेस नहीं डिस्कस करती थी, इसलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आई जो कि सोशल मुद्दे थे उस पर डिस्कस करने के लिए। यहाँ पर देखिए, M.N. राव, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, पट्टम ताणु पिल्ले तथा आचार्य नरेंद्र देव में से कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक थे कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। याद रखिएगा दोनों लोगों का नाम। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। ठीक है, श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए,
खूब आगे बढ़िए और जल्दी से सिलेक्शन पाइए।